हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सपेरिमेंट विद कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मेरे फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखिए, तभी पता चलेगा कि फिर आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं जब तक पहले वाले से नहीं इंट्रोड्यूस होंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ाने वाले क्या हैं चलिए फटाफट से देखते हैं। आउटपुट, कमेंट, बेसिक सिंटैक्स, फिर ये छोटे छोटे फंक्शंस समझेंगे, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स और लास्ट में एक क्वेश्चंस भी है ये। ठीक है, जैसा कि हम पहले बोल ही चुके थे कि क्वेश्चंस भी लाएंगे। आज एक है लेकिन हाँ, जब थोड़े से और थ्योरी कवर हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेरा है C++ आउटपुट। C++ आउटपुट में मेरा है लिखने का ये तरीका होता है कि अगर आउटपुट मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे सी आउट लिखना है, फिर 2 लेस देन का साइन बनाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे वो चीज़ लिखना है जो चीज़ मुझे प्रिंट करवाना है। सपोज मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट कराना है? हेलो वर्ल्ड। तो मुझे वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना होगा। पहले हेलो लिखो, फिर जाकर यहाँ पर स्पेस देने का मन है तो स्पेस दो। एकदम जैसा मुझे कॉपी उतारना है वैसा वैसा लिखना पड़ेगा। तो हम लिखना चाहते हैं पहले हेलो, फिर ऐसे स्पेस, फिर यहाँ पर वर्ल्ड। तो वैसे ही वैसे हम लिख भी दिए, एकदम सेम ऐसे ही कॉपी उतर जाएगा। लास्ट में देने का रहता है सेमी कॉलन। क्या देने का रहता है? सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन जब भी देना है ये चीज़ बता देता है कि सेमी कॉलन लास्ट में जब भी दिलाएगा तो बता दिया कि लाइन जो है मेरा वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आता है मेरा सी आउट। फिर देखो, अगर कोई कैरेक्टर है तो उसके लिए तो मेरा हम बता दिए डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, लेकिन अगर कोई इंटीजर है तब क्या करना है? एक इन्वर्टेड कॉमा है ना। यहाँ पे देखो 40 लिखे हैं तो यहाँ पर एक कॉमा दिए, यहाँ पर एक कॉमा दिए और यही सेम सिंटैक्स फॉलो किए जैसा यहाँ वैसे यहाँ। ठीक है, उसके बाद C++ एक्सटेंशन है, वो मेरा क्या है? C.cpp, ये मेरा एक्सटेंशन का नाम है। ये एक्सटेंशन से ये फ़ायदा होता है, एक तो इसे मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा जब मैं कोडिंग करूँगी तो VS कोड के साथ साथ में ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जब फाइल हम लोग बनाएंगे, जब कोडिंग बनाने से पहले को फाइल तो बनाना पड़ेगा ना, उस फाइल के अंदर में हम लोग सब कुछ लिख के स्टोर करके रखेंगे। तो वो फाइल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे फाइल नेम लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को फाइल नेम लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर मेरे को .cpp डालना पड़ेगा। जब फाइल नेम और .cpp डालेंगे तब मेरे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे C++ का फाइल बन गया है। ठीक है, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कमेंट है क्या? कमेंट जो है वो किसी भी चीज़ में क्या कोड में क्या लिखा हुआ है वो तो एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। कमेंट मतलब कोड में तो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, उसमें तो कोई इंग्लिश लिखा हुआ नहीं जो दूसरे कोडर को जो कोड किया है उसके अलावा दूसरे कोडर को समझ में आ जाए। तो वो इंग्लिश के टर्म में हम लोग कुछ भी एक अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लिख देते हैं कि जो लिखा हुआ चीज़ है उसको वो एक तरह से बता दिया, डिफाइन कर दिया एक सिंगल लाइन में बता दिया, मेरे को समझ में आ गया अच्छा अब यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, यहाँ पे एज लिखा है, इस तरह का चीज़ होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ एक लाइन में कोड लिखा हुआ है और एक लाइन का चीज़ समझ नहीं आ रहा है, उसको ही हमको समझ के ऊपर में लिखना है, कमेंट करना है, तब वहाँ पे यूज़ होगा /। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोड जो है वो एक लाइन में नहीं 10-12 लाइन में या उससे भी ज़्यादा लाइन में लिखा हुआ है, तब क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए मेरा यूज़ करना है स्लैश यूज़ करना है, फिर मेरे को स्टार देना है। उसके बाद सबसे पहले सेलेक्ट करना है वो जो मल्टी लाइन कमेंट मतलब मल्टी लाइन जो कोड है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद में स्टार्टिंग में लिखेंगे स्लैश, फिर लिखेंगे स्टार, फिर उसके बाद में कमेंट के नीचे फिर लिखेंगे स्टार और फिर लिखेंगे स्लैश। ये लिखने का एक सिंटैक्स है। ठीक है, अभी आगे हम उसको लिखा हुआ भी दिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि मेरा बेसिक सिंटैक्स होता क्या है। जितने अभी बात बोले हैं थोड़ा थोड़ा अब समझ में आएगा। जो हम C++ बोल रहे थे ना, एक फ़ाइल बना लिए, कमेंट करने का तरीका समझे, अब ये समझेंगे कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले हैश लिखना है, फिर मेरे को इंक्लूड लिखना है, फिर मेरे को लेस देन का साइन देना है, फिर मेरे को आईओस्ट्रीम लिखना है। ये सब लिखने का तरीका है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड लेस देन आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन इंट मेन, फिर एक पैरेंथेसिस,
फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में मुझे इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ मुझे लिखना है इसी के अंदर में, इंट मेन के अंदर में जो कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है इसी के अंदर लिखना है, क्योंकि कंपाइलर इसी को रन करेगा और कोड इसी में एग्जीक्यूट होके यहीं से मुझे आउटपुट मिलेगा और कहीं से मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। ये मेरा एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, जैसे पेज में बॉडी पार्ट होता है ना, हेड, बॉडी, फुट, उसी तरह से यहाँ पर ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। देन फिर अब आगे बढ़ते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसका मतलब एक एक का मतलब समझते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक आईओ स्ट्रीम जो है ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। तो जब ये हेडर फाइल है तो इंक्लूड का क्या मतलब, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, मतलब हेडर फाइल के अंदर में हम लोग सारी चीज़ शामिल करने का एक परमिशन ले लिए हैं, एक हम लोग उसको मतलब बता दिए हैं कंपाइलर को, सर्वर को, कि अब जो है ना हम लोग हर कुछ मतलब कोड में नीचे शामिल करने वाले हैं, बहुत कुछ शामिल करने वाले हैं, सी आउट, सी इन, फिर बहुत कुछ, अभी हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये इंक्लूड लिख दिए ना आईओ स्ट्रीम के अंदर, हेडर फाइल के अंदर में, तो देखो ये सी आउट लिखने के लिए हमको परमिशन अब नहीं लेना पड़ा, क्योंकि एक बार परमिशन हम ले चुके हैं और स्पेस भी बना दिए हैं आईओ स्ट्रीम में। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ लिखने के लिए सब काम हम पहले से सॉर्ट आउट कर लिए, एक बार लिख के, बार बार लिखना नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हम लोग लिखे थे, अभी हम जस्ट दिखाए थे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इससे लिखने से फ़ायदा ये होता है कि बार बार ना मुझे एसटीडी वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। जब भी मुझे आउटपुट चाहिए ना, देखो यहाँ पे मुझे जब भी मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं यहाँ सी आउट लिख रही थी, पहले बता चुके हैं, तो सी आउट से पहले मुझे यहाँ पे एसटीडी लिखना पड़ेगा। अब एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एसटीडी लिख चुकी हूँ, एक बार लिख दिए, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गया थोड़ा सा, एक बार फाइल बना दिए, सी आउट लिखने का झंझट नहीं रहा, वो सब जो है वो एक बार इंक्लूड होकर फाइल के अंदर में जगह मेरे लिए बन गया, एसटीडी लिख दिए, तो यहाँ पर एसटीडी अब नहीं लिखना पड़ेगा, जब भी अब लिखना पड़े, ये सब फ़ायदा होता है, ठीक है। अब आते हैं कि इंट मेन, इंट मेन का क्या फ़ायदा है, मतलब इंट मेन में क्या करते हैं एक्चुअल में, हम अभी बता भी चुके हैं कि इंट मेन जो है ये मेरा एक बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में क्या लिखते हैं, जो मेन काम करना है वही, जितना भी सजाना दजाना सब काम तो हो चुका है ना, यहाँ पे लिख दिए, ऊपर का पार्ट कर्ली ब्रेसेस दे दिए, इंट मेन लिख दिए, अंदर में अब हमको क्या लिखना है, उसके अंदर मेन पार्ट लिखना है। मेन पार्ट में क्या, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, मतलब हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ ना, कहीं कोई जगह में मुझे चाहिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, तो वो काम करवाने के लिए हम बोल दिए कि मुझे आउटपुट दे दो, सी आउट लिखेंगे, मुझे आउटपुट दे दो, लेस देन दे देंगे, ये देना ही पड़ता है, 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और उसके अंदर में मुझे हेलो वर्ल्ड, और देखो यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन है, वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एज इट इज़ वैसे प्रिंट हो गया, और यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ है 2 लेस देन फिर से देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ लाइन, ENDL, इसका मतलब क्या है, लाइन का एंड हुआ है, ये बात कंपाइलर को कैसे पता, आपको पता है, बट कंपाइलर को कुछ नहीं पता है, वो हर बात को लिखेंगे तभी समझेगा, तो लिखना पड़ता है हर काम को। लाइन ख़त्म हुआ तो एंड ऑफ लाइन देना पड़ेगा, टेक्स्ट ख़त्म हुआ तो मुझे क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन देना पड़ेगा, ये सब काम हुआ। देन लास्ट में मेरा रिटर्न 0 वाला आता है, ठीक है, रिटर्न 0 भी आगे समझेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेरा आता है C++ वेरिएबल। C++ वेरिएबल है क्या, एक्चुअल में वेरिएबल लिखने से ये फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जैसे इंग्लिश में भी वर्ड नहीं बोलते हैं कि एप्पल को कैटेगरी में रख दिए, फ्रूट को रोज़ फ्लावर के कैटेगरी में है, उसी तरह से एक वेरिएबल नाम का एक कैटेगरी बना दिए C++ में, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि वो मेमोरी एलोकेट हो गया, मतलब मेरा जो रैम है, जो मेरा कंप्यूटर में रैम है, वो एक तरह से मेमोरी है, मेमोरी प्रोवाइडर है, मेमोरी रखता है, तो उस मेमोरी के लिए उसको जगह तो चाहिए ना, कि कितना जगह रखेगा। अगर मान लो मैं बोल दी मुझे 5 फल लिखना है, तो 5 फल के लिए मुझे 5 लाइन चाहिए, तो 5 लाइन कब समझ में आएगा, जब मैं बता दूंगी कि मैं फ्रूट लिखने वाली हूँ। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंटीजर एज इक्वल्स टू 15 और फिर मुझे ऐसे सेमी कॉलन दिया हुआ है, एक एक को समझते हैं, अच्छे से समझेंगे समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है इंट, इंट का मतलब हुआ कि हम लिखने वाले हैं इंटीजर, क्या लिखने वाले हैं, इंटीजर, इसको बोले डेटा टाइप। फिर आता है मेरा एज, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिखने वाले हैं उसका टाइप तो इंटीजर है, लेकिन वो है क्या, जैसे लिखने वाले हैं एप्पल, बट वो है क्या, फ्रूट, तो यहाँ मेरा फ्रूट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर हो जाएगा क्योंकि हम एप्पल लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हमको जो एप्पल का नंबर मतलब नाम लिखना है, मतलब एप्पल का कुछ दूसरा नाम देना है, जो भी देना है मुझे यहाँ पे देना है। उसी तरह से इसमें समझते हैं, हमको यहाँ पे लिखना है कि किसी का एज है वो 15 है,
तो उसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम कंपाइलर को बताएंगे कि इंटीजर लिखो। इंटीजर का मतलब हो गया कि हम उसका टाइप डिफाइन कर दिए कि हम नंबर में लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे FIFTEEN 15 नहीं लिखेंगे, हम 15 लिखेंगे। तो इंटीजर हम बता दिए। फिर हम लिखेंगे एज, लिखेंगे एज ये बता दिया कि जो लिखने वाले वो है क्या, 15 है क्या। 15 नंबर भी हो सकता है, 15 कोई एडिशन भी हो सकता है, कोई कैलकुलेशन भी हो सकता है, ये है क्या, ये एज है। फिर इज इक्वल टू का साइन देके हमको लिखना क्या है, 15। जो एक्चुअल इतना बात, जितना भी हम बात बताए हैं उसका मेन जो वैल्यू है वो लास्ट में लिखा जाता है। और फिर कॉलन देके सेमी कॉलन दे दिए। अच्छा, इसको देने से फ़ायदा क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स, उसके अंदर 15 लिखा हुआ है। ये 15 वैल्यू इसके अंदर में स्टोर हो गया। अगर मान लो ये हम कुछ लिखेंगे नहीं ना, तो ये डब्बा बना है। अभी तक इंटीजर लिखने से एक डब्बा बन गया कि अच्छा इंटीजर लिखाएगा। फिर एज लिखने से पता चल गया कंपाइलर को, अच्छा अंदर में जो लिखा रहा वो एज है, बट एज है क्या। अब हम लिख दिए 15, तो फटाक से इसके अंदर 15 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। C++ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, क्या लिखने का तरीका होता है। ये जो वेरिएबल्स अभी हम लोग सीखे थे, वेरिएबल में क्या लिखे थे अभी, सबसे पहले एज लिखे थे। तो वो एज लिखने का तरीका क्या होता है? अभी तो एज आसान सा एक वर्ड दिख रहा है ना, जब ढेर सारे वर्ड्स मिलकर एक वेरिएबल बनाएंगे तब दिक्कत आ जाएगी। तब याद रखना कि अगर मल्टी वर्ड्स हैं तो लोअर केस आर नॉट अलाउडेड। लोअर केस का मतलब ये हुआ कि स्मॉल लेटर में मुझे नहीं करना होगा, अपर केस में नहीं, अपर केस में भी अलाउड नहीं, मतलब कैपिटल लेटर में भी अलाउड नहीं, स्मॉल लेटर में भी अलाउड नहीं। तो अलाउड क्या है? अलाउड है कैमल केस। व्हाट इज कैमल केस? कैमल केस बोलता है कि अगर मान लो मल्टी वर्ड्स है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा लोअर केस में रहेगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, बस यही, और कुछ नहीं है। जैसे हम हेलो वर्ल्ड में हेलो का पूरा लिखे हैं स्मॉल में, वर्ल्ड में देखो W कैपिटल बाकी स्मॉल, बस यही है। अब चलिए फटाक से रूल समझते हैं कि इतनी जो भी बात बोले ये सब रूल्स में इंक्लूडेड है, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बोलता है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विथ नंबर, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, नंबर लिखना भी है तो बाद में लिखो, स्टार्टिंग में मत लिखो। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2, ब्लैंक स्पेस इज नॉट परमिटेड इन वेरिएबल्स नेम दैट इज विदाउट स्पेस, मतलब स्पेस नहीं देना है। अगर हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में नो एनी स्पेसेस आर अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, अ C++ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अरे ऐसा नहीं है कि अब मान लो सी आउट जो हम लोग लिखते हैं कोड के अंदर, सी इन जो कोड के अंदर लिखते हैं, STD जो कोड के अंदर कोई लिख देते हैं, वो सब मत मतलब वेरिएबल नेम में डाल देना जो ऑलरेडी से रिजर्व्ड है। कि C++ कीवर्ड का मतलब कि पहले से ही जो रिजर्व करके रखा हुआ है कि कहीं पर भी आउटपुट चाहिए ना तो सी आउट डालना, तो वो सब वर्ड वेरिएबल में मत यूज़ करना। एक तो कॉम्प्लिकेशन भी होगा समझने में बाद में, और दूसरी बात ये एक रूल रेगुलेशन से थोड़ा करने से चीज़ अच्छा होता है, वो भी हो गया। ठीक है, रूल नंबर 4 ये बोलता है, ये कैमल केस ही बताता है। कैमल केस जो अभी पहले हम बता चुके हैं वही चीज़ बता रहा है और कुछ नहीं। तो कैमल केस में होता क्या है कि अगर मान लो मल्टी वर्ड है तो मल्टी वर्ड में फर्स्ट वर्ड जो है वो पूरा स्मॉल केस में मतलब लोअर केस में लिखाएगा, और उसके बाद में दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 में जब हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ना तो उसका थोड़ा कोई मीनिंगफुल नाम देने से ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जस्ट हम बता भी दिए थे, ऐसा नहीं है सी आउट सी इन दिए तो वो तो गलत हो ही गया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एज लिखना है लिख दिए वहाँ पे कैलकुलेशन, एज लिखना है लिख दिए वहाँ नंबर, कुछ नहीं, जो चीज़ है वही लिखो तो बाद में तुमको भी समझ में आएगा, दूसरे कोडर को भी समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 6 ये बोलता है ऑल लोअर केस लेटर शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग वन वर्ड वेरिएबल्स नेम्स। अगर मान लो हम तो मल्टी वर्ड के लिए कैमल केस बोल दिए, अगर एक वर्ड है तब क्या करेंगे, सिर्फ लोअर केस का इस्तेमाल करना। जैसे हम देखिए ध्यान भी दिए होंगे, हम जब एज लिख रहे थे ना तो एज में कोई कैपिटल नहीं लिखा हुआ था, एज में कैपिटल लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये एक वर्ड का है, लेकिन मल्टी वर्ड रहा तो हेलो वर्ल्ड बता चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो C++ आइडेंटिफायर है क्या? सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको वेरिएबल जानना होगा, जो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। तो वेरिएबल का नाम जो है वो आइडेंटिफायर देता है। मतलब अगर एक वेरिएबल का नाम हम एप्पल दिए, दूसरे वेरिएबल का नाम हम बनाना दिए, गुआवा दिए, लेमन दिए, तो उस पूरे वेरिएबल को एक क्लास बना देगा दैट इज़ फ्रूट, और वो उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स है दीज आर ऑल फ्रूट्स। समझ में आया? बस आइडेंटिफायर वही समझ लो। आइडेंटिफायर मतलब पहचानना, और आइडेंटिफायर हमेशा समझ कर रखना चाहिए। वेरिएबल अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ तो उसका ज़्यादा काम है स्टोर करने में, डेटा को स्टोर करने में, जगह बनाने में कि क्या डालने वाले हैं। बट आइडेंटिफायर कोई जगह नहीं बनाता, कोई स्टोर नहीं करता। आइडेंटिफायर जो है उसको पहचानवाने में मदद करता है कि एक्चुअल में वो वेरिएबल है क्या। ठीक है, तो उसका रूल क्या है?
सबसे पहले आइडेंटिफायर जो है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि वेरिएबल में वैसा नहीं था। करेंसी से स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, और एन अंडरस्कोर। मतलब सारी चीज़ ने किसी में से कोई एक से भी स्टार्ट हो सकता है, लेटर, करेंसी, कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर। करेंसी का साइन तो जानते होंगे, डॉलर साइन रहता है जो, वही। उसके बाद में फिर रूल 2 बोलता है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर पहला कैरेक्टर डिसाइडेड है तो उसके बाद हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कैरेक्टर का। मतलब अंडरस्कोर एप्पल, दैट इज़ ऑल राइट। अंडरस्कोर बनाना, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन अगर बनाना लिख दिए उसके बाद फिर कुछ नंबर दे दिए, वो भी ठीक है, कैरेक्टर तो दे दिए है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि नंबर दे दिए 1 फिर एप्पल, गलत हो गया। नंबर नहीं बोला यहाँ, लेटर, करेंसी, कैरेक्टर, और साथ साथ में जब पहला कैरेक्टर डिसाइड हो गया तो फिर कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है कीवर्ड दैट इज रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर। वेरिएबल में भी सेम चीज़ था कि जो रिजर्व्ड वर्ड है, जो ऑलरेडी कीवर्ड है C++ के, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, बेस्ट होता है आइडेंटिफायर या वेरिएबल में। जैसे सी आउट हुआ, सी इन हुआ, STD हुआ, एंड ऑल रिटर्न हुआ, ये सब चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। देन आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है कि द आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। वो केस सेंसिटिव होता है ना, मतलब चीज़ों को स्मॉल से लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। कैपिटल नहीं यूज़ करना है आइडेंटिफायर्स में, आइडेंटिफायर भी स्मॉल में लिखना चाहिए। तो वो एक सेंसिटिव है ना, कैपिटल लिखने से फिर वो देखना जब हम रन करेंगे कोड को ना, तो वो एरर दिखाएगा, तो मतलब सही नहीं है। ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट परमिटेड। ब्लैंक, अगर मान लो कि बहुत सारा वर्ड लिख दिए हैं तो बीच में ब्लैंक नहीं देना, जैसे वेरिएबल में भी था कि ब्लैंक नहीं देना है बीच में। यही अगर सारे रूल्स को वो फॉलो कर रहा है तो वो लीगल आइडेंटिफायर हुआ, नहीं हो पाया तो इलीगल आइडेंटिफायर हुआ। और इसी को समझने के लिए यहाँ पर देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है। अगर हम इंट लिख दिए तो ये कीवर्ड, ये डेटा टाइप बता दिया कि लिखने वाला क्या है, इंटीजर है, मतलब वो इंटीजर में ही लिखा रहेगा। बट वो इंटीजर में रहेगा क्या, अगर इंटीजर में एज रहता तो वो तो वेरिएबल रहता कि लिखने वाले हम एज हैं, लेकिन नंबर उसको इतना अच्छे से क्लासिफाई कर दिया कि नंबर ही हम लिखने वाले हैं। एक्चुअल में एज जो है वो तो नंबर है ना, 15, 16 जो भी मेरा, तो आइडेंटिफायर को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया। फ्लोट, अभी सब सीखेंगे। फ्लोट अगर कीवर्ड दिए हैं तो आइडेंटिफायर बता दिया कि वो वैल्यू जो है वो आइडेंटिफायर है। कैरेक्टर अगर कीवर्ड है तो मेरा अल्फ़ाबेट जो है वो मेरा आइडेंटिफायर है। मतलब अच्छे से कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से बता दिया, फ्लोट को भी बहुत अच्छे से बता दिया, तो वही आइडेंटिफायर का काम है। नेक्स्ट आता है मेरा कि डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है वो क्या होता है। डेटा टाइप अभी जो इंट पढ़े थे, अभी जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये सब डेटा टाइप है। मतलब जो बताता है कि अब लिखने वाले क्या हैं, सबसे पहले वो डेटा टाइप डिसाइड करता है। तो डेटा टाइप मेरा 3 तरह का होता है, प्रिमिटिव, डिराइव्ड, यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव वो जो देना ही देना है कोड में, कोई भी कोड में लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो पहले मुझे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करना होगा, फिर मुझे उसका वेरिएबल या आइडेंटिफायर लिखना होगा, फिर इज इक्वल टू दे के उसके वैल्यू को लिखना होगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अभी कोड में रन करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बताए थे, तो वो प्रिमिटिव देना ही देना है। उसमें आता है मेरा इंटीजर, फ्लोट, डबल फ्लोट है एक तरह से, कैरेक्टर, बूल, वॉइड, वाइड कैरेक्टर। फिर डिराइव्ड एक्चुअल में ये प्रिमिटिव से फिर वो डिराइव्ड हुआ है, क्योंकि एक लाइन में तो कोड होता नहीं है। तो जब एक लाइन में इंटीजर नहीं कंप्लीट हुआ तो हमको कुछ ऐसा काम करना होगा कि उसको थोड़ा और सिंपल कर दे। अगर मल्टी लाइन में मेरा कोड है तो तब आता है मेरा डिराइव्ड, जिसमें एक एरे का कॉन्सेप्ट आता है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। हम फर्स्ट लेक्चर में ये बताए भी थे कि फंक्शन का इतना अच्छा काम है कि कोई भी काम को डबल नहीं करना पड़ता है। एक बार अगर हम ऐड वाला फीचर लिख दिए तो फंक्शन का इतना अच्छा काम है कि उसको वापस से हमको ऐड अगर लिखेंगे तो कुछ पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है कि 3 और 5 को लाओ फिर प्लस करो, बस नंबर डाले मेरे को ऐड कर देगा। तो ये सब क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। तो डिराइव जो है वो प्रिमिटिव से ही लाया हुआ चीज़ है। ठीक है, सब डेटा टाइप ही है। पहले ये यूज़ होता है, फिर जब बहुत ज़्यादा बड़ा कोड हो जाता है तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इनफैक्ट अगर बड़ा नहीं भी कोड हुआ है तब भी इसका यूज़ करते हैं ताकि और अच्छे से क्लासीफाई हो सके चीज़। फिर आता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में जनरली लोग यूज़र डिफाइंड होता है, जिसमें क्लास सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम लोग अभी यूज़ भी करेंगे क्लास का। तो क्लास क्या करता है, ये तो मेरा आइडेंटिफायर में होता है कि आइडेंटिफायर में क्या करते हैं, वेरिएबल्स ढेर सारे बन जाते हैं तो उसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं, तो वही यूज़र डिफाइंड है। समझते हैं इंटीजर डेटा टाइप है क्या। इंटीजर डेटा टाइप में हम लोग इंटीजर को रखते हैं। इंटीजर में जितने भी ज़ीरो से लेके मेरा इन्फिनाइट नंबर जितने भी हैं सब आते हैं। तो उसको लिखने के लिए मेरे को क्या क्या यूज़ होता है, देखो सबसे पहले ये समझना है कि इंटीजर जो है ना, अगर हम लोग लिखते हैं तो मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस क्रिएट हो जाता है। कितना बाइट का? 4 बाइट का स्पेस क्रिएट हो जाता है। और ये 4 बाइट का स्पेस क्रिएट होने से ये पता चल जाता है मेमोरी में कि उससे ज़्यादा मेरे को जगह नहीं रखना है इंटीजर के लिए, फिर मैं नेक्स्ट जगह नेक्स्ट चीज़ के लिए रखूँगी। तो बाइट कितना होता है, तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। बिट्स होता क्या है, एक छोटा सा बात है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? 0 and 1। इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 देयर इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो क्या है? बिट है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या यूज स्टोर करना है, कैरेक्टर ABC जो भी मेरे कैरेक्टर है उसको हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर उसमें कितना बाइट्स होता है, 1 बाइट उसमें स्पेसिंग होता है, 1 बाइट से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स में ट्रू और फॉल्स वाला सिनेरियो होता है, मतलब वहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो बुलियन फ्लैग में ट्रू, अगर फॉल्स हुआ तो बुलियन फ्लैग में फॉल्स, कुछ इस तरह से सिनेरियो चलता है। यूज़ जब करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे वर्ड समझो, बुलियन भी कुछ होता है, फ्लोटिंग भी कुछ होता है, और कितना स्पेस है, उस पर क्या यूज़ करते हैं, बस इतना समझना है। कैसे करते हैं वो कोड में समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप या फ्लोटिंग डेटा टाइप, दोनों ही सेम चीज़ है। उसमें क्या होता है कि डेसिमल, एक्सपोनेंशियल, ये सब का यूज़ होता है। स्पेस कितना होता है? 4 बाइट का स्पेस होता है। प्लेसेस कितने यूज़ होते हैं? 7 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग यही बात को मतलब हमको फ्री रखता है कि अगर मुझे इंटीजर को ऐड करना, इंटीजर अगर 3 + 4 करना तो 7 आ जाएगा, लेकिन 3.1 + 0.1 कर दिए तो 3.2 नहीं आएगा मेरा, ठीक है। 3.2 आना चाहिए, नहीं आएगा, वो 3 ही आएगा। लेकिन फ्लोटिंग में ऐसा नहीं है, अगर 3.1 और 0.1 लिख दिए हैं तो आराम से मेरे को 3.2 दे देगा। फ्लोटिंग डेसिमल को भी फ्री रखता है, उसको भी वो अलाउ करता है अपने रन कोड में, ठीक है। डबल फ्लोटिंग जो है वो फ्लोटिंग का ही जस्ट डबल है। अगर उसका 4 बाइट होगा स्पेस तो इसका 8 बाइट स्पेस होगा। उसमें अगर 7 डेसिमल प्लेसेस तक अलाउड होगा तो इसमें 15 डेसिमल प्लेसेस तक अलाउड होगा, ठीक है। बस यही, और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है दोनों। फिर उसके बाद में आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड क्या है? वॉइड इज अ मतलब एक तरह से मतलब खाली स्पेस को ही वॉइड बोलते हैं ना। वॉइड तो कोई खाली जगह को बोलते हैं, कुछ इसी तरह से मुझे कोड में कुछ लिखना है, लेकिन लिखने के बाद में अभी मुझे कोई पता नहीं है कि आगे में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, या फिर आउटपुट में ना कोई इंटीजर चाहिए, ना कोई कैरेक्टर चाहिए, ना कोई नंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब अभी कुछ नहीं चाहिए, या फिर चाहिए भी तो उसमें हमको समझ नहीं आ रहा है कि डेटा टाइप क्या डालना है। कुछ नहीं, वॉइड डाल दो। वॉइड जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड डालने से मेरे को एरर मिलने का चांस कम रहता है, इसलिए ज़्यादातर वॉइड डेटा टाइप यूज़ होता है, ठीक है। वॉइड डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट का होता है। वाइड मतलब वाइड डेटा टाइप का 2 बाइट तक होता है, और सिंपल जैसे वॉइड डेटा टाइप बोले वैसे ही कुछ वाइड डेटा टाइप भी है। बहुत कम यूज़ केसेस है, वॉइड का ज़्यादा यूज़ है। फिर आता है मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है उसमें क्या है कि किसी चीज़ को सीक्वेंस में अरेंज करना है। कोई भी चीज़ अगर इधर उधर है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करने से क्या होता है, चीज़ें सीक्वेंस में रहती हैं। पहले जैसे बात के मतलब कि पहले मुझे गूगल में जाना है, फिर गूगल ने मुझे यूट्यूब सर्च करना है, फिर यूट्यूब सर्च करने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर चैनल में जाना है, फिर मुझे उस लेक्चर में जाना है। तो एक सीक्वेंस हुआ ना, उसी तरह से सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद डेटा टाइप हम स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। बस यही है, बहुत मतलब उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम वॉइड पढ़े हैं ना, वॉइड में कोई मतलब डेटा टाइप मतलब बताता नहीं है।
इसका 0 बाइट इसका स्पेसिंग होता है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में मतलब डायनेमिकली एलोकेट हुआ। अगर मान लो कि हम लिख दिए अपना नाम लिख दिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर कंपाइलर समझेगा कि क्या देना चाहिए स्पेस, उतना स्पेस दे देगा। कोई स्पेस के एलोकेशन का मतलब प्रोसेस नहीं चलता कि नहीं पहले से ही इतना स्पेस बना हुआ है। लास्ट मेरा आता है, ये डेटा टाइप कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ और छोटा सा समझेंगे कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, ये होता क्या है। मतलब ये हुआ कि हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे, जैसे ये कि हम कोड में ऐसा लिख दिए। मेरा सवाल ये था कि a + b + c इक्वल्स व्हाट। इफ a equals 2, b equals 2, c equals 1, then what is the result? Result is 5. लेकिन मेरे को a equals 2, b equals 2, c equals 1 ये अभी हम नहीं लिखेंगे। ये जब मेरा कोड आ जाएगा तब हम 2, 2, 1 डालेंगे, तब हम लोग टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र करते हैं। फिर मेरा ये लास्ट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसे रन होता है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि ये वाले जो लिखे हुए हैं, टेक 2 इंटीजर वैल्यू x एंड y एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। मतलब 2 इंटीजर हमको लेना है और फिर उसका प्रोडक्ट जो है, मतलब प्रोडक्ट और सम मुझे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले चलिए कोड करते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दें कि ये जो हम अभी जो एक VS कोड खोले हुए हैं जिसमें हम ये कोड कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेरा फाइल बना है, फोल्डर बना है, एक्सटेंशन डाउनलोड हुआ है, ये सारी की वीडियोस मैं पर्टिकुलर एक वीडियोस डालूंगी। अगर रिक्वायरमेंट हो आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मैं इसके बाद सबसे पहले इंस्टॉलेशन की वीडियो डालूंगी, देन उसके बाद में लेक्चर 3 अपलोड होगी। आज जो है मैं वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक जो अब तक पढ़े हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखना पड़ता है, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, फिर मेरा यूजिंग नेम स्पेस std। ये मेरा एक बेसिक सिंटैक्स हो गया जो मुझे फॉलो करना ही करना है। देन मुझे एक इंट मेन फंक्शंस बनाना है, पैरेंथेसिस देना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन। देन उस बॉडी के अंदर में मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले 2 इंटीजर लेना है ना। तो सबसे पहले मैं इंटीजर बनाती हूँ। एक इंटीजर बनाते हैं x, दूसरा इंटीजर बनाते हैं y। फिर मुझे यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इस तरह से कर्ली मतलब ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में मैं यूज़र से इनपुट लूँगी क्या, y। 2 इनपुट ले लिए। अब मेरे को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट में और सम में मुझे ऐड करना है। तो एक हमको सबसे पहले फंक्शन बनाना होगा सबसे पहले। फिर अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे सम इक्वल्स, नहीं सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इंटीजर, क्योंकि सम जो है मेरा इंटीजर में है ना। तो इंटीजर सम इक्वल्स 0। इंटीजर इनिशियलाइज किए, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, कभी माइनस से स्टार्ट नहीं होगा, वो इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, इंटीजर प्रोडक्ट इक्वल्स 0 इनिशियलाइज कर दिए। अब हम ये बताना चाहते हैं यूज़र को कि देखो सम जो है मेरा, पहले हम सम बता दिए कि सम मेरा एक इंटीजर है, प्रोडक्ट मेरा इंटीजर है। नहीं बताएंगे तो नीचे सम लिखेंगे, समझ नहीं पाएगा। अब तो समझ गया। अब लिखेंगे सम इक्वल्स ओपन x प्लस y। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स x मल्टीप्लाइड y। ठीक है, हम पूरा दे दिए। अब हम प्रिंट करा देंगे सी आउट लेस देन, क्या प्रिंट करवाएंगे, नहीं सबसे पहले हम बोले थे कि ऐसे ये दो, फिर लिखो द सम
इज़, जो भी, ठीक है, ऐसे इक्वल का साइन देना, हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर मेरे को ऐसे लिखना है और फिर यहाँ पे हमको सम प्रिंट करना है, जो मेरा सम होकर आएगा वो बताएं इनपुट को। फिर मैं एंड ऑफ लाइन कर दूँगी इस लाइन से कट होने के लिए। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हमको क्या प्रिंट करवाना है, अब क्या करेंगे, हमको प्रोडक्ट का काम करना है ना। तो प्रोडक्ट का काम करते हैं, दी प्रोडक्ट इज, जितना स्पेसिंग रखेंगे ना उतना अच्छा होता है कोड, मतलब थोड़ा सा मतलब क्लियर होता है ना, तो समझ में आने आता है आराम से, ठीक है। एंड ऑफ लाइन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक वर्ड लिखा जाता है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो ये बता दिया कि यहाँ पर हम इंटीजर लिए हैं ना, तो अभी भी मैं इंटीजर को ही रिटर्न कर रही हूँ, मतलब मेरा आउटपुट भी इंटीजर में ही आएगा, ये चीज़ ये बता दिया। कोड रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट डालने बोला है, x का वैल्यू डालो, यहाँ सी इन, देखो यहाँ सी इन x लिखा हुआ है ना, तो x डालते हैं, x मान लो हम 4 रखते हैं। अच्छा y भी हमको डालना है ना, तो y हम मान लो 2 रखते हैं। तो मेरा सम आना चाहिए, देखो द सम इज़ 6, द प्रोडक्ट इज़ 8। सो कंक्लूजन भी पता चल गया और कंक्लूजन भी हो गया वीडियो का, और हमको समझ में भी आ गया कि इतने देर से जो हम पढ़े थे ऐसे कोड रन हो जाता है। यहाँ कोड लिखे हैं, ये मेरा कंपाइलर समझ के उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर दिया और आउटपुट हमको मिल गया, ये 6 मिल गया, यहाँ 8 मिल गया, ठीक है। एंड मेक इट वर्क, मेक इट राइट, मेक इट फास्ट। केंट बेक ने कहा था कि अच्छे कोडर बनने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्क करना है, उसको कोड करना है, उसको सही तरीके से राइट वे में करना है। एंड एज लॉन्ग एज जितनी हम उसको फास्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो चीज़ उतनी ही बेटर की तरफ में इम्प्रूव होगी। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।